देखिए, आज हम आपको निर्भया रेप केस में एक कंप्लीट टाइमलाइन के बेसिस पर क्या चल रहा है, क्यों जो लोग कन्विक्ट हुए थे उनकी फांसी बार बार टल रही है, और कोर्ट का निर्णय आना, किसका, ट्रायल कोर्ट जो है पटियाला हाउस कोर्ट, जो कि सेशंस जज की कोर्ट है, उनका निर्णय ये आता है कल 31 जनवरी को कि अभी अगला फैसला आने तक के लिए फांसी टाल दी जाती है। मतलब 1 फरवरी सुबह 6 बजे के अराउंड उन चारों कन्विक्ट्स को फांसी मिलनी थी, लेकिन वो फांसी अब नहीं मिलने जा रही है। पूरी कहानी समझेंगे टाइमलाइन के बेसिस पर। आपके लिए बहुत से टेकअवेज बनेंगे इनमें से कि क्या क्या आपको कंसेप्ट आगे हम आने वाले दिनों में पढ़ाने वाले हैं, और प्रक्रिया और पीछे हुए डिफरेंट केसेस, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, क्या प्रक्रिया होती है जब आप मर्सी प्ली लगाते हैं, क्या है क्यूरेटिव, क्या है रिव्यू पिटीशन का प्रक्रिया, ये सारी चीज़ों पे जिक्र करेंगे। हम देखेंगे पूरी तरह से इस निर्भया केस में क्यों बार बार डेट बढ़ती जा रही है, फांसी नहीं हो पा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं 16 दिसंबर 2012 की रात को 6 लोगों ने मिलकर के एक चलती हुई बस में 23 साल की पैरा मेडिकल स्टूडेंट जो कि फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी, उनके साथ बलात्कार किया, उन्हें चलती हुई बस से गिरा दिया, फेंक दिया। उनके साथ उनका एक मेल फ्रेंड भी था। इसका नाम मीडिया और समाज ने निर्भया के तौर पर रखा, क्योंकि भारतीय कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप उन्हें उनके नाम के साथ चर्चा में लेकर के आएँ। इसके बाद इन्हें बहुत सी इंजरीज हुई, इन्हें भारत से सिंगापुर भी ले जाया गया वहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे बीच नहीं रहीं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही हेनस क्राइम किया गया था। अब उसके बाद पूरे भारत भर में रोष था, सड़कों पर प्रदर्शन था, और ये उस समय का एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था। ये बड़ी बात थी। इसके ऊपर स्पीडी वे में एक्शन करते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा उन सभी को पकड़ लिया गया, ये बड़ी बात थी। उसके बाद की सारी कहानी अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ, क्योंकि जनता के द्वारा बार बार यह मांग की जा रही थी कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। इसीलिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इस केस को चलाया गया। 3 जनवरी 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला आ गया। देखिए 16 दिसंबर 2012 को यह घटना घटती है, लेकिन 3 जनवरी 2013 से यह फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल पड़ता है। आप देख सकते हैं यह कितना स्पीडी वे में चल रहा है। 6 जनवरी को ही, ठीक 3 दिन के बाद, पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है ताकि केस फर्दर परस्यू हो पाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब इसमें कुछ घटनाक्रम हम समझते हैं क्या क्या होते हैं। 3 जनवरी 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए मानी गई कोर्ट है, मामला चला। मार्च 2013 में, जनवरी के बाद मार्च 2013 में, ये जो 6 कन्विक्ट हैं, इन 6 कन्विक्ट्स में से राम सिंह सुसाइड कर लेता है, जो कि इन 6 में से मुकेश का भाई माना गया है। राम सिंह वहां पर सुसाइड कर लेता है। अब जब हमने राम सिंह का जिक्र किया है तो समझना जरूरी है ये 6 लोग कौन थे। इनमें से सबसे पहले का नाम राम सिंह था, दूसरा मुकेश, तीसरा विनय, चौथा पवन, पांचवा अक्षय, और 6वां, इसका नाम भी भारतीय कानून में बताना नहीं वाजिब है, इसे आप जुवेनाइल कहेंगे, क्योंकि उस समय के कानून के तहत ये किशोर अवस्था में माना गया था, ये जुवेनाइल था। इसलिए इसके तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही केस चला था, और इसकी प्रक्रिया अलग रही, वो अभी टाइमलाइन में आपको बता दिया जाएगा। इन 6 में से मार्च 2013 में राम सिंह ने सुसाइड कर लिया। इस पर भी बहुत से आरोप लगे हैं कि ऐसा माना गया था कि राम सिंह को मार करके टांग दिया गया था। अगस्त 2013 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा ये पाया जाता है कि जिन अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, डकैती के आरोप हैं, एब्डिक्शन के आरोप हैं, किडनैपिंग के आरोप हैं, हत्या का आरोप है, इरादतन हत्या करने का आरोप है, रेप का आरोप है, ये सारे आरोप लगते हुए माना गया कि ये आरोप साबित होते हैं। इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस जुवेनाइल को 3 साल की पनिशमेंट दी, जो उस समय के कानूनी प्रावधान के तहत मैक्सिमम सजा बनती थी, और इसे प्रोबेशन होम में भेज दिया गया सजा याफ्ता के तौर पर, सजा काटने के लिए, क्योंकि उस कानून के तहत प्रोबेशन होम में ही भेजा जाना इन्हें बनता था। यह अगस्त 2013। अब देखिए 16 दिसंबर 2012 को वारदात हुई,
और अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला सुनाते हुए जुवेनाइल को प्रोबेशन होम भेज दिया, मैक्सिमम सजा देते हुए, जो कि 3 साल बनती थी। एक ही महीने बाद सितंबर 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उन बाकी के बचे हुए 4, क्योंकि 6 में से एक जुवेनाइल था, वो चला गया प्रोबेशन होम। मार्च 2013 में ही राम सिंह ने सुसाइड कर लिया। कहाँ पर? तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि इन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। बचे हमारे पास 4, दैट इज मुकेश, विनय, पवन, अक्षय। अब इन चारों को सितंबर 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कन्विक्ट पाया और डेथ पेनल्टी की सजा दी। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। डेथ पेनल्टी की सजा सितंबर 2013 में ही हो चुकी थी। 16 दिसंबर 2012 को वारदात होती है और सितंबर 2013 में इन्हें डेथ पेनल्टी पहली बार मिल जाती है और आज 1 फरवरी 2020 है। लगभग 7 साल हो चुके हैं इन्हें मौत की सजा मिले हुए, लेकिन अभी तक फांसी नहीं मिली है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, सितंबर 2013 में जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह निर्णय आया, उसी वक्त सितंबर 2013 में ही इन्होंने हाई कोर्ट में अपील लगा दी। इन चारों ने हाई कोर्ट के पास जब सितंबर 2013 में ही अपील गई, तो देखिए हाई कोर्ट का भी निर्णय देखें आप। सितंबर 2013 के बाद तुरंत मार्च 2014, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने वो, 6 महीने के अंदर हाई कोर्ट का भी निर्णय आता है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड कर दिया। डेथ पेनल्टी को सही माना, वाजिब माना, कहा कि यह हेनस क्राइम है। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये 2014 मार्च में ही मौत की सजा पा चुके हैं, 6 साल पहले ही। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उसी वक्त अगले ही दिन इन्होंने हाई कोर्ट के निर्णय को चैलेंज करने के लिए मार्च 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। अब यहाँ पर आती है सारी समस्या जो आपको कंफ्यूज करती है कि इतने लंबे समय से यह मामला, फांसी की सजा प्राप्त हो चुके हैं होने के बावजूद भी आज फांसी क्यों नहीं? क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला मार्च 2014 में गया है, 14 में सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है, अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट की इसकी सुनवाई शुरू होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? इसके बाद जब आप 5 मई 2017, देखिए अप्रैल 2016 के बाद 5 मई 2017, यानी कि लगभग 1 साल का समय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्णय आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड करता है और ये कहता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम था। मतलब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट और अल्टीमेट डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट से इन्हें 5 मई 2017 को मिल चुकी थी, लेकिन आज 1 फरवरी 2020 है, लगभग 3.25 साल का समय है, लेकिन अभी भी फांसी नहीं। कारण क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें यह मिल चुका था तो इनके सामने अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली के तहत पहली बात, भारतीय संविधान दूसरी बात, और लोकतंत्र, 3 चीज़ों में एक चीज़ आप हमेशा मानेंगे कि लोकतंत्र इस बात को प्रेफर करता है कि डेलिब्रेशंस होने चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। कोई भी निर्णय सरकारें भी सघन विचार के बाद लें, कोर्ट्स, पुलिस हर चीज़ की तफ्तीश करें, निर्णय लें, क्योंकि 10 गुनहगार अगर बच जाएं लेकिन एक भी बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत से प्रोविजंस रखे जाते हैं ताकि जस्टिस कभी डिनाई ना हो। इसके लिए इनके पास अब और भी कानूनी तरीके पड़े थे वैलिड, जिसमें सबसे पहले आ जाती है रिव्यू पिटीशन, उसके बाद आ जाती है क्यूरेटिव पिटीशन, और उसके बाद आ जाती है मर्सी प्ली, जिसे आप मर्सी पिटीशन भी कहते हैं। रिव्यू पिटीशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। रिव्यू पिटीशन के तहत अगर आपको मौत की सज़ा मिली है, मान लीजिए, और भी केसेस और भी सेंटेंसेस में होती है, लेकिन मैं मौत की सज़ा का मामला कह रहा हूँ, तो इसमें रिव्यू पिटीशन आपका अधिकार हो जाता है कि कोर्ट आपकी रिव्यू पिटीशन को ले रहा है। उसमें आप कोर्ट को पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं और इसे पुनर्विचार याचिका के तौर पर जाना जाता है, जिसमें आप कोर्ट को ये कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से विचार करिए, कहीं कोई तथ्य रह तो नहीं गया, कहीं नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर डिनाई तो नहीं हो गया, कहीं पर हमारी कंडीशंस को सही तरीके से हो सकता है अकाउंटेबल नॉट माना जाता हो, तो उसके बेसिस पे तो नहीं डिसीजन आ गया। और 2014 के ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहते पाए गए हैं कि जब भी रिव्यू पिटीशन मौत के मामले में, सजाए मौत के मामले में आपको रिसीव होगी, तो उसकी सुनवाई आपको ओपन कोर्ट में करनी है, जबकि इसके पहले ये सुनवाई जजेस के चैम्बर में होती थी। और दूसरा 2014 का ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है,
और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी रिव्यू पिटीशन आपके सामने आए तो क्यों मौत की सज़ा दी गई है, इसके कारणों के ऊपर पूरे ओपन कोर्ट में खुल के चर्चा होनी चाहिए, और सेंटेंस का क्वांटम क्या रखा गया है, कितनी सज़ा आपको दी गई है, उसके ऊपर भी खुल करके चर्चा होनी चाहिए। जबकि इसके पहले ये प्रावधान था कि अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है तो उसे कोई भी कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत प्रक्रिया को और डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ लाया गया, नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा गया, और उसके तहत कहा गया कि एक तो सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए रिव्यू पिटीशन की, और दूसरा जो डेथ सेंटेंस है उसके क्वांटम को लेकर के और जो रीजंस ये दिए गए हैं, जो ग्राउंड्स बताई गई हैं, उन दोनों के ऊपर खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए। अब इसके तहत आगे क्या बनता है उसको ध्यान से देखिए 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड करता है, ये आपके सामने क्लियर है। अब इसके बाद कंडीशन क्या आती है, मई महीना बीत जाने के बाद, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बीत जा रहा है, नवंबर और दिसंबर 2017 के बीच में 4 लोग हैं, मुकेश, विनय, पवन, अक्षय, 4 लोग, मुकेश, विनय, पवन, अक्षय। लेकिन उसमें से मुकेश, पवन और विनय ये तीनों के तीनों रिव्यू पिटीशन लगाते हैं, लेकिन अक्षय ने अभी रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई। लेकिन इन तीनों ने रिव्यू पिटीशन लगाई नवंबर दिसंबर 2017, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। साल आगे बढ़ गया, 2018 आ गया। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा अपहोल्ड की थी, लेकिन 2018 का जुलाई आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट की। मुकेश, पवन, विनय तीनों की रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई। अक्षय ने अभी रिव्यू पिटीशन लगाई ही नहीं थी। आई बात समझ में? प्रक्रिया आगे बढ़ती है। दिसंबर 2019 में अभी जब ये मामला दोबारा तूल पकड़ा, जब पूरे देश में आक्रोश, अब जो दोबारा था दिसंबर, देखिए 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया 2017 को कि मौत की सजा रहेगी, और अब हम आ गए हैं 2017 के बाद 2018 भी चला गया, 2018 के बाद मई 2019 भी चला गया, दिसंबर 2019 में जाकर के अक्षय रिव्यू पिटीशन फाइल करता है, और दिसंबर मंथ में ही अक्षय की वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है। मतलब जो चारों के पास रिव्यू पिटीशन का मौका था वो ये गवा चुके। सबसे पहले पवन ने, विनय ने, मुकेश ने ये रिव्यू पिटीशन अप्लाई कर दी थी नवंबर दिसंबर 2017 में, जो 2018 में जुलाई में रिजेक्ट कर दी गई। वही मौका गवा दिया 2019 के दिसंबर महीने में अक्षय ने रिव्यू पिटीशन 2019 के दिसंबर में लगाई और उसकी रिव्यू पिटीशन भी कैंसिल। तो रिव्यू पिटीशन वाली इम्यूनिटी चारों की चली गई, और यही 2019 में जब रिव्यू पिटीशन वाली इम्यूनिटी इनकी चली गई थी, तभी ये कयास लगने लगे थे कि अब निर्भया के आरोपियों को कब मौत की सजा मिलेगी। ये दिसंबर 2019 अभी की बात। लेकिन ऐसे में एक घटना और घटित हुई दिसंबर 2019 में ही। पवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में पवन ने एक प्ली लगा दी कि जिस समय में ये क्राइम हुआ था मैं उस समय में जुवेनाइल था, और मुझे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत ही ट्रायल करना चाहिए, मुझे एडल्ट लॉज के तहत ट्रायल नहीं करना चाहिए, नॉन जुवेनाइल जस्टिस के तहत ट्रायल ना करिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी, रिजेक्ट कर दी जुवेनाइल प्ली। सुप्रीम कोर्ट के पास गई ये प्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा था तब आपने ये जुवेनाइल वाला पॉइंट प्रेजेंट नहीं किया था, तो ये आपका मेंटेनेबल नहीं है, वी आर रिजेक्टिंग इट। तो ये रिजेक्टेड है, इससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये मामला खत्म। अब हुआ क्या था, ध्यान से सुनिए। जब दिसंबर में अक्षय की भी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई तो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि इन्हें मौत की सजा कब मिलेगी। ध्यान रखें 2020 7 जनवरी पटियाला हाई कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट यानी कि सेशन जज का कोर्ट, उन्होंने डेथ वारंट इशू कर दिया 7 जनवरी को। आई बात समझ में? तो 7 जनवरी को इनका डेथ वारंट इशू किया जा चुका था, जिसे हम कहते हैं द ब्लैक वारंट, जिसमें यह कहा गया था कि 22 जनवरी को इनको मौत की सजा दी जाएगी। सुबह 7 बजे के अराउंड का समय मुकर्रर किया गया था। ये क्यों 22 जनवरी ही बनी थी वो अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि 14 दिनों वाला खेल है इसमें, 14 डेज। आई बात समझ में? 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट का डेथ वारंट जब जारी हो जाता है कि 22 जनवरी को इन्हें 7 बजे के आसपास जब फांसी सुनाई जाएगी,
अब ये अपनी बाकी की इम्यूनिटीज़ जो इन्होंने इतने लंबे समय से डिले टैक्टिक्स के तहत बचा करके रखी थी उसे यूटिलाइज करेंगे, और वो यूटिलाइज इस तरह से होती नजर आएंगी कि 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है क्यूरेटिव पिटीशन विनय और मुकेश की। ध्यान रखें, 4 लोग हैं, पवन, अक्षय, विनय, मुकेश, चारों की रिव्यू पिटीशन जा चुकी है। अब सेकंड स्टेप बचा था कि रिव्यू पिटीशन में कोई क्योर हो सकता है क्या, क्या आपके निर्णय में कोई क्योरेबिलिटी है क्या। तो अब अगला ऑप्शन ये है कि क्योर करने के लिए क्योरेटिव पिटीशन लगाइए, लेकिन क्योरेटिव पिटीशन के ऊपर डिटेल में लेक्चर आएगा हमारा, रिव्यू पिटीशन पे डिटेल में लेक्चर दूंगा, और मर्सी प्ली पे भी डिटेल में लेक्चर दूंगा। ये 3 लेक्चर आने वाले दिनों में। आज उसके बारे में डिस्कशन नहीं। क्यूरेटिव पिटीशन आपका अधिकार नहीं होता कि कोर्ट सुने ही सुने। क्यूरेटिव पिटीशन एक तो 5 जजेस की बेंच से कम लोग सुन नहीं सकते, और दूसरी बात ये उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देने पड़ते हैं कि ग्रेव मिस्टेक हुई है डिसीजन देने के समय में, या तो कोई टाइपिकल एरर हो चुका है, या गलत नाम लिख दिए गए हैं, या किसी की सज़ा किसी को दे दी गई है, या तथ्य गलत मेंशन कर दिए गए हैं वहाँ पे। ऐसा कोई भी आधार बना करके आपको प्रूव करना पड़ता है कि बहुत ज़बरदस्त गलती हुई थी। ऐसे में विनय और मुकेश अपनी दूसरी इम्यूनिटी यूज़ करते हैं। 14 जनवरी 2020 क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते हैं क्योंकि अपनी फांसी को टलवाना चाहते थे। आई बात समझ में? इनकी क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट होती है 14 जनवरी 2020 को, तो क्यूरेटिव पिटीशन वाला ऑप्शन भी गया विनय और मुकेश का। लेकिन ध्यान रखें, अक्षय पवन का पेंडिंग है, अक्षय और पवन का भी पेंडिंग है, विनय और मुकेश का कैंसल। जैसे ही ये होता है उसी वक्त मुकेश मर्सी प्ली वाला अपना सेकंड लास्ट ऑप्शन यूज कर लेता है, क्योंकि सबसे पहले रिव्यू पिटीशन कैंसल, फिर क्यूरेटिव पिटीशन कैंसल, और भारत का कानून कहता है कि जब क्यूरेटिव पिटीशन भी कैंसल हो जाएगी ओनली देन यू कैन लॉज मर्सी प्ली। क्यूरेटिव पिटीशन कैंसिल होने के बाद यू कैन लॉज मर्सी प्ली, और उसी वक्त सबने नहीं, मुकेश ने मर्सी प्ली लगा दी। मर्सी प्ली का प्रक्रिया ये रहेगी कि मर्सी प्ली लगाएगा उसका जो वकील है, तो जो जेलर है मर्सी प्ली को फॉरवर्ड करेगा दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली सरकार उसे फॉरवर्ड करेगी गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय, भारतीय गृह मंत्रालय के वाया वो फॉरवर्ड होगी राष्ट्रपति दफ्तर, राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेकर के फॉरवर्ड करेगा गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय उसे फॉरवर्ड करेगा दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार उसे फॉरवर्ड करेगी जेल अथॉरिटी तिहाड़, और जेल अथॉरिटी में जेलर वो पढ़ के सुनाएगा, और ये सारा काम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दस्ती होता है, हैंड रिटन होता है। मतलब ये फैक्स डिजिटल या किसी और ऑनलाइन मोड में नहीं होता, सब डाक व्यवस्था के राही होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे में अब हुआ क्या था वो बड़ी बात है। 15 जनवरी 2020 को मुकेश के वकील पहुंच जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में वो जाकर ये कहते हैं कि क्योंकि मेरे मुवक्किल की मर्सी प्ली राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, ऐसे में जब तक उस पर निर्णय नहीं आ जाता है सजाए मौत नहीं दी जा सकती है, तो आप फांसी की सज़ा को टाल दीजिए, जो पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को मुकर्रर कर दी थी 22 जनवरी के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की तकरीरें सुननी बनती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने झंझनाते हुए 2 जजेस की खंड माने की डिवीज़न बेंच ने यह निर्णय दिया कि ये क्या चल रहा है। दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किया गया। सवाल यह आता है दिल्ली सरकार का वकील इसमें क्या कर रहा है। सबसे पहली बात कि तिहाड़ जेल का जुरिस्डिक्शन दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है, और दूसरा जब क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो वो पूरी सोसाइटी का अगेंस्ट होता है, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस लड़ता है। जब आप कोई क्राइम करते हैं, चोरी की है, हत्या, गैर इरादतन या मारने का इरादा, ये क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, आपने सामाजिक गुनाह कर दिया है। इसलिए फिर समाज के बिहाफ पे सरकार वकील खड़ा करती है और वो केस लड़ता है। आपको डिफेंड करना होता है, आप डिफेंडेंट होते हैं। मुकेश, विनय, पवन, अक्षय ये डिफेंडेंट हैं इस समय। आई बात समझ में? तो ऐसे में दिल्ली सरकार के वकील वहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई क्योंकि इनकी मर्सी प्ली पिटीशन है राष्ट्रपति के पास, इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप इनके 22 जनवरी के उस मौत की सज़ा को टाल दीजिए।
अभी के लिए उसे कैंसिल कर दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार के वकील से पूछता है कि ऐसा क्यों, आपके पास क्या तथ्य हैं? तो वो ये कहते हैं कि 2014 के ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है शत्रुघ्न चौहान 2014 का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर किसी की मर्सी प्ली लगी है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अगर उस मर्सी प्ली को रिजेक्ट कर देते हैं तो भी उस पर्सन को 14 दिनों का समय दिया जाएगा फांसी देने के लिए। तो किसी भी हाल में अगर राष्ट्रपति इनकी कल के कल में ही 16 जनवरी को ही रिजेक्शन कर देते हैं मर्सी प्ली की, तो भी हम इन्हें 22 जनवरी को सजाए मौत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें उस पर 14 दिन जोड़ने पड़ेंगे, जो कि लगभग 31 जनवरी के अराउंड ही बनेगा। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? दिल्ली हाई कोर्ट इस बात पे झंझना गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि 2 साल तक आप क्या करते रहें, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन, क्या आपने इन्हें कंपेल नहीं किया था कि इनके पास जो भी लीगल टूल्स बनते हैं वो ये यूज़ करें? क्या आपने इन्हें कंपेल नहीं किया था, इन्हें सुझाव नहीं दिया था, गाइड नहीं किया था कि अपनी रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी प्ली लगाइए? ये 2 साल का समय इतना कैसे चला गया? तो इस पर कोई जवाब और बाकी चीज़ें नहीं रही। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला कहा कि आप यहाँ से ले जाइए, पटियाला हाउस कोर्ट जाइए, जाके बताइए कि ये नया तथ्य अब आ गया है कि इस मुकेश ने अपनी मर्सी प्ली लगा दी है। उसी वक्त 2:15 बजे दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय लेते हुए वकील पहुंच गए सीधे पटियाला हाउस कोर्ट, और पटियाला हाउस कोर्ट ने शाम को ये कहा कि 16 जनवरी दोपहर के 2 बजे के अराउंड हम मामला डिसाइड करेंगे कि सजाए मौत की तारीख को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इसमें निर्भया के माता पिता भी बुलाए जाएंगे। 16 जनवरी सन 2020 को 2 बजे ये मामला सुनना था पटियाला हाउस कोर्ट के तहत। ऐसे में 17 जनवरी, यहाँ पर मैंने आपके सामने डेट भी लिखी है, 17 जनवरी मर्सी प्ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई मुकेश की मर्सी प्ली रिजेक्टेड। आई बात समझ में? और यही कारण है कि मुकेश की मर्सी प्ली रिजेक्टेड होते ही 17 फरवरी को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने नई डेट दी थी फांसी की, और वो ठीक 14 दिन बाद 1 फरवरी सुबह 6 बजे बनती थी 2020 को। आप गिन लीजिएगा। आई बात समझ में? क्योंकि 14 दिनों वाला कानून तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुकेश ने अपनी लास्ट इम्यूनिटी यूज़ नहीं की कि राष्ट्रपति के मर्सी प्ली के रिजेक्शन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 2014 का शत्रुघ्न चौहान का ही मामला ये कहता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि आज के पहले ये होता था कि राष्ट्रपति जब भी किसी की मर्सी प्ली एक्सेप्ट करते थे तो उसमें जो भी कोई सरकार से जुड़ा वो मामला बन रहा था, जहाँ पर भी ऑफेंस कमिट हुआ है, वो सरकार पूरा केस प्रिपेयर करके देती थी कि इस पर्सन ने हियनस क्राइम किया है, अननेचुरल ऑफेंस किया है, इसको माफ़ी देना नहीं बनती। तो इस पे राष्ट्रपति केवल अपनी सिग्नेचर और अपना रिजेक्शन लिख देते थे, मामला ख़त्म हो जाता था। लेकिन 2014 के सुप्रीम कोर्ट के शत्रुघ्न चौहान मामले में ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति किसी की मर्सी प्ली रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बाकायदा कारण बताना पड़ेगा कि मर्सी प्ली रिजेक्ट क्यों की गई है, और ऐसे में उस कारण में से किसी बिंदु पर अगर किसी को आपत्ति है जिसकी मर्सी प्ली रिजेक्ट हुई है, वो उसे भी आधार बना करके मर्सी प्ली पर रिव्यू लगा सकता है। तो 2014 का शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देते हैं 5 जजेस की बेंच के द्वारा कि अगर आप किसी भी तरह से उस मर्सी प्ली की रिजेक्शन पे राष्ट्रपति के दिए हुए नोट के ऊपर कोई बिंदु को आधार बना के आपको लगता है तो रिव्यू लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन फिर बच जाता है, मर्सी प्ली रिजेक्ट होने के बाद रिव्यू। ऐसे में अब उसी 2014 का शत्रुघ्न चौहान का मामला ये कहता है कि अगर रिव्यू पिटीशन जो मर्सी प्ली पे लगी थी उसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, मतलब अब खत्म। पहली रिव्यू पिटीशन कोर्ट की जजमेंट पे लग गई, उस पे क्यूरेटिव लग गई, मर्सी प्ली लग गई राष्ट्रपति के पास, उस पे रिव्यू लग गया, ये भी खत्म, सब खत्म।